ये कहानी है एक ही छत के नीचे रहने वाली दो बहुओं की। एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर नेहा और दूसरी कम पढ़ी लिखी कम उम्र की और सहमी हुई सुनीता। दोनों की किस्मतें अलग थी लेकिन दुख एक जैसे थे। सुनीता, तुझे कितनी बार कहा है कि चूल्हे में आग ठीक से जलाया कर, खाना जल गया तो पूरा घर मुझे ही कोसता है। माजी में कोशिश कर रही थी, लकड़ी गीली थी। मुंह मत चला, तेरे मायके वालों ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं। हर काम अधूरा, हर बार बहाना, हर बात पर बहाना। सुनीता सिर झुकाकर आंसू रोक लेती है। तभी नेहा कमरे से निकलती है। वह ऑफिस जाने की तैयारी में है, हाथ में फाइलें और बैग लिए। और तू नेहा, देखो जरा अपने लिबास को। बहू होकर ये पैंट शर्ट पहनकर दफ्तर जाती है, हमारी नाक कटा दी तूने। माँ जी, मैं बस अपना काम करने जा रही हूँ, ये मेरी नौकरी है, इसी से घर में पैसे आते हैं। पैसे? हमें तेरे पैसे की जरूरत नहीं है। हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो घर संभाले, घर की परंपरा निभाए। परंपरा अगर औरत को सिर्फ चूल्हा चौका और गाली तक सीमित कर दे तो उस परंपरा का क्या फायदा। घर में सन्नाटा छा जाता है। सुनीता डर से नेहा को देखती है। आप इतनी हिम्मत से बोल देती हैं, मैं तो सोच भी नहीं पाती। हिम्मत करनी पड़ती है सुनीता, वरना ये लोग हमारी चुप्पी को हमारी मजबूरी समझ लेते हैं। रात का समय, दोनों बहुएं रसोई में बर्तन मांज रही हैं। सास दूर से देख रही है। दीदी, आप पढ़ी लिखी हैं, नौकरी करती हैं, फिर भी आपको इतना सुनना पड़ता है। मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मेरा तो कोई सहारा ही नहीं। अनपढ़ होना तेरी गलती नहीं सुनीता, गलती उन लोगों की है जो हमें इंसान नहीं सिर्फ बहू मानते हैं। कभी कभी सोचती हूँ काश मैं भी पढ़ाई कर पाती, शायद जिंदगी थोड़ी अलग होती। जिंदगी अलग हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें लड़ना होगा। अचानक नेहा का पति शोभित कमरे से बाहर आता है, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर गुस्सा। नेहा, तुझसे कितनी बार कहा है कि नौकरी छोड़ दे। तुझे खुद से अपने फैसले लेने का हक किसने दिया? तुमने शादी के वक्त कहा था मेरी पढ़ाई और नौकरी पर रोक नहीं होगी, तुम्हें याद नहीं? वो सब दिखावे की बात थी। असली बहू वही है जो सास ससुर की सेवा करे। सास बीच में आकर बोलती है, बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बेटा। और देखो, ये सुनीता है ना, यही असली बहू है। चाहे पढ़ी लिखी नहीं है, पर पैर दबाती है, खाना बनाती है, आदेश मानती है। माँ जी, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। फर्ज? यहाँ बहू का फर्ज सिर्फ सहना क्यों होता है? आदमी का फर्ज क्यों नहीं कि औरत का सम्मान करे? शोभित गुस्से में नेहा का हाथ कसकर पकड़ लेता है। ज्यादा जुबान चलाने लगी हो, भूल गई है कि ये घर है, ऑफिस नहीं। ये घर है इसलिए सह रही हूँ, वरना ऑफिस में तुम जैसे लोगों की जगह तक नहीं। सुनीता डर के मारे चुप रह जाती है। नेहा अंदर चली जाती है। नेहा की बातों में आग थी, लेकिन उस आग में वो अकेली जल रही थी। सुनीता चुप थी क्योंकि उसे डर था, लेकिन नेहा की चुप्पी अब टूट चुकी थी। ये घर जो बाहर से हवेली लगता था, अंदर से एक काला कारागार था, और उस कारागार से निकलने की ठान चुकी थी नेहा। अगले दिन मोहल्ले की औरतें आंगन में बैठकर गपशप कर रही थी। अरे बहन जी, वो नेहा को देखा? नौकरी करती है, गाड़ी चलाती है, बताओ बहू होकर ये सब शोभा देता है क्या? और बेचारी सुनीता, वो तो बेचारी दिन रात खटती रहती है, मगर सुनीता जैसी ही बहुएं घर को संभालती हैं। हाँ बीबी, नेहा जैसी औरतें ही कल घर को तोड़ देती हैं। नेहा यह सब सुन लेती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं। घर वो नहीं होता जहाँ सिर्फ औरत का त्याग मांगा जाए। घर वो होता है जहाँ सबका सम्मान हो, और अगर यहाँ सम्मान नहीं तो फिर ये मेरा घर मेरा हो ही नहीं सकता। रात में नेहा अपने कमरे में अकेली बैठकर डायरी लिख रही थी। आज फिर वही ताने, वही जुल्म, लेकिन अब मन बना लिया है। मैं इस घर में अपने आत्म सम्मान को गंवाकर नहीं रह सकती। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, मुझ जैसी हर औरत की है। अगर मुझे गलत ठहराया जाएगा तो सही,
लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगी। नेहा ने ठान लिया था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसके फैसले से न केवल उसका बल्कि सुनीता का भविष्य भी बदलने वाला है। रात गहरी थी। नेहा अपने कमरे में लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। मन में एक ही सवाल घूम रहा था, कब तक सहूं और क्यों सहूं। सुनीता उसी समय रसोई में थी, रात का बर्तन मांज रही थी। उसकी थकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद नया जीवन मिलेगा, प्यार, सम्मान, परिवार, पर यहाँ तो बस ताने, जिल्लत और हर पल की लड़ाई है। अचानक दरवाजे पर खटखट हुई। नेहा उठी और बाहर आई। सुनीता सामने थी। तुम सोई नहीं? नींद कहाँ से आएगी दीदी, जब मन अशांत हो तो आंखों को चैन कहाँ। लेकिन तुम अभी तक क्यों नहीं सोई हो? यहाँ चैन किसी को नहीं। मैं तो सोचती हूँ मैंने किताबें पढ़ी होती, पढ़ाई की होती, तो शायद आज तुम्हारी तरह अपने लिए खड़ी हो सकती। नहीं, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं, हिम्मत होनी चाहिए, और वो हिम्मत तुम में भी है। सुनीता की आंखें भर आईं। सुनो बहुओं, ये घर कोई होटल नहीं है। सुबह से चाय का कप तक नहीं मिला। नेहा, तुम्हें इतनी पढ़ाई लिखाई का घमंड है ना? चलो जरा साबित करो, रसोई भी चला कर दिखाओ। मैं रसोई चला सकती हूँ, पर ये ताने सुनने के लिए नहीं पढ़ी। मैं नौकरी भी कर रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ। नौकरी नौकरी, यही नौकरी तो इस घर की बर्बादी है। अरे पहले की औरतें भी तो घर में रहती थी, सास ससुर की सेवा करती थी, और ये नई पीढ़ी तलाक और बर्बादी के सपने देखती है। सुनीता चुप खड़ी थी, पर उसकी चुप्पी भी बोल रही थी। दिन बीतते गए। नेहा का पति शोभित और सुनीता का पति अमन भी अक्सर माँ की बातों में आकर पत्नियों को नीचा दिखाते थे। देखो नेहा, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, ये अच्छी बात है, पर इस घर में मेरी माँ का आदेश चलता है। अगर तुम्हें रहना है तो वैसे ही रहना होगा जैसे वो कहती है। शोभित, मैं तुम्हें बहुत सम्मान देती हूँ, पर क्या मेरा सम्मान जरा भी मायने नहीं रखता? मेरी मेहनत, मेरी नौकरी, ये सब तुम्हें बोझ लगता है? हाँ, बोझ ही लगता है, क्योंकि तुम घर के नियम नहीं मानती हो। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उधर सुनीता का संघर्ष और गहरा था। तुम कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकती। तुम अनपढ़ हो, तुम्हारा काम सिर्फ बच्चे पालना और घर का काम करना है तारी। मैं अनपढ़ सही, पर दिल रखती हूँ। तुम्हें कभी मेरी मेहनत दिखती है? मैं सुबह से रात तक काम करती हूँ, फिर भी एक शब्द तारीफ का नहीं मिलता। तुम जैसी औरत की तारीफ कौन करता है? सुनीता का दिल छलनी हो गया। शाम का समय, नेहा और सुनीता छत पर बैठी थी। दोनों चुप थी, पर चुप्पी में भी बहुत कुछ था। अगर मैं कहूँ कि मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो क्या मतलब मैं तलाक लेने का सोच रही हूँ। सुनीता हक्की बक्की रह गई। तलाक? दीदी, समाज क्या कहेगा? लोग तुम्हें ताने देंगे, छोड़कर चली गई बहू, घर तोड़ने वाली औरत, ये सब नाम देंगे। मुझे समाज की नहीं, अपनी जिंदगी की चिंता है। अगर मैं खुद के लिए नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? सुनीता ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ डर भी था, पर उससे कहीं ज्यादा हिम्मत। अगले दिन सुबह घर में जैसे तूफान आ गया। ये क्या सुन रही हूँ मैं? नेहा, तुम तलाक लेने वाली हो? हमारे खानदान की नाक कटा कर रख दोगी। नाक कटाना तब होता है जब औरत पर जुल्म हो और वो चुपचाप सहती रहे। नाक बचाना तब होता है जब औरत अपने लिए खड़ी हो। नेहा, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तलाक मांग रही हो? मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा, समझी झूठ। मैं तलाक लेकर रहूंगी। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। रात को सुनीता अपने कमरे में रो रही थी। उसके दिल में तूफान था। दीदी सही कह रही हैं, पर मैं कहाँ जाऊँ? ना पढ़ाई, ना नौकरी, बस ये घर। अगर मैं भी खड़ी हो जाऊँ तो मेरा सहारा कौन बनेगा? उसकी आंखों से आंसू बहते गए। अब घर में माहौल और जहरीला हो गया था। नेहा ने तलाक की बात साफ कर दी थी, लेकिन समाज, ससुराल और पति सब उसके खिलाफ खड़े थे। सुनीता दो राहों पर थी, चुपचाप सहना या नेहा के साथ खड़ी रहना। कोर्ट की तारीख नजदीक आ रही है। घर का माहौल भारी है। सास ससुर दोनों बहुओं पर अलग अलग दबाव डाल रहे हैं।
नेहा, आज फिर नौकरी पर जा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तलाक की बात करके अब भी घर की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? अम्मा जी, इज्जत उस घर में रहती है जहाँ औरत को सम्मान मिलता है। अगर रोज तानों और जिल्लत में जीना इज्जत कहलाती है तो मुझे ऐसी इज्जत नहीं चाहिए। तेरी जबान बहुत चलने लगी है। इस घर की बहुएं सिर झुकाकर रहती थी और तू हमें आंखें दिखा रही है। सुनीता देख, तू जैसी है वैसी रहना, वरना तेरी भी खैर नहीं। जी बाबूजी। सुनीता फिर चुप हो जाती है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं नेहा की बातों का असर होने लगता है। पहली बार उसे लगता है कि शायद चुप रहना ही उसका एकमात्र रास्ता नहीं है। जी सर, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं। अगली सुनवाई पर मैं सारे सबूत कोर्ट में पेश कर दूंगी। बस मुझे अपने हक की लड़ाई जीतनी है सर। बहुत अच्छा नेहा जी, आप बहुत बहादुर हैं। डरिए मत, कानून आपके साथ है। नेहा फोन रख देती है। जैसे ही वह मुड़ती है, दरवाजे के पीछे खड़ी सुनीता को देख लेती है। सुनीता, तुम यहाँ कब से खड़ी हो? मैं सब सुन रही थी। आप सच में तलाक ले रही हैं? हाँ सुनीता, और नहीं सह सकती। औरत अगर पढ़ी लिखी है तो उसे अपने पैरों पर खड़े होने का हक है। मैं डरते डरते जीना नहीं चाहती। काश मैं भी पढ़ी लिखी होती। मैं तो सिर्फ गालियां सुनने और अपमान सहने के लिए यहाँ आई हूँ। नहीं सुनीता, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है हिम्मत। अगर तुम बोलोगी नहीं तो ये लोग तुम्हें हमेशा दबाए रखेंगे। सुनीता पहली बार सिर उठाकर नेहा की आंखों में देखती है। उसके चेहरे पर डर की जगह हल्की सी दृढ़ता दिखाई देती है। अम्मा जी, बाबूजी, मुझे काम करना है। मैं सिलाई जानती हूँ। मैं घर से सिलाई का काम करूंगी। क्या अब दूसरी बहू भी हमारे सिर चढ़ेगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? हमारे घर की औरतें घर के बाहर कदम नहीं रखती और तू काम करेगी। शर्म नहीं आती? शर्म मुझे तब आती है बाबूजी जब रोज अपमान सहना पड़ता है। अब और नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी जीने का हक है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सबको उम्मीद थी कि सुनीता हमेशा की तरह चुप रहेगी, पर इस बार उसके चेहरे पर अड़िग साहस था। नेहा को उसकी आंखों में पहली बार अपनी झलक दिखाई दी। नेहा जी, आप अपनी बात रखिए। माय लॉर्ड, मैंने इस घर में बहुत कोशिश की रिश्तों को निभाने की, सम्मान देने की, लेकिन जब हर रोज अपमान ही मिले, जब मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी, मेरी आजादी को जंजीरों में जकड़ा जाए, तो ऐसे रिश्ते का क्या मतलब जज साहब? मैं तलाक चाहती हूँ ताकि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकूं। ये औरत सिर्फ घर बिगाड़ने पर तुली है। इसे आजादी चाहिए, रिश्ते की कोई कदर नहीं। मुझे इंसान की तरह जीने का हक चाहिए। अगर वो घर मुझे वो नहीं दे सकता तो मुझे ऐसे घर से आजादी चाहिए। कोर्ट में सब खामोश हो गए। नेहा की आवाज गूंजती है जैसे हर औरत के दिल से निकली हो। आज आपको देखकर लगा, औरत जब सच में खड़ी होती है तो पूरी दुनिया उसका रास्ता रोक नहीं सकती। शायद मैं भी धीरे धीरे वही हिम्मत जुटा पाऊं। तुम्हें सिर्फ पहला कदम उठाना है सुनीता, फिर रहा खुद ब खुद बन जाएगी। दोनों बहुएं एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं। एक पढ़ी लिखी है, दूसरी अनपढ़, पर दोनों अब एक ही सोच से जुड़ चुकी हैं, इंसान की तरह जीने का अधिकार। नेहा ने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया था। पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में हलचल मच गई थी। लोग कानाफूसी करने लगे थे। गांव और मोहल्ले की गलियों में अब सिर्फ एक ही चर्चा थी, नेहा जैसी औरत घर तोड़ रही है। पढ़ाई लिखाई और नौकरी ने इसे सिर चढ़ा दिया है। ऐसी औरतों की वजह से ही परिवार बर्बाद होते हैं। हर तरफ से तानों की आवाजें आती, औरतें फुसफुसाती, मर्द हंसते और बच्चे तक सवाल करने लगे। देखो, नेहा शोभित को छोड़ रही है। पढ़ी लिखी औरतें हमेशा बर्बादी का कारण बनती है। हाँ बहन, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, पर इतनी आजादी भी ठीक नहीं। शोभित थोड़ा गुस्सैली तो है, तो क्या हुआ, औरत का काम तो सहना ही है। इन तानों की आवाजें हर दिन नेहा के कानों तक पहुंचती, लेकिन अब उसके चेहरे पर आंसुओं की जगह दृढ़ता थी।
दीदी मैंने सब सुना। लोग आपको दोषी ठहरा रहे हैं, कहते हैं आप घर तोड़ रही हैं, पर सच तो यही है कि आपने आपके लिए सही कदम उठाया। सुनीता पता है सबसे बुरा क्या लगता है? जब औरतें ही औरतों को कोसती है। कोई नहीं देखता कि मुझे मेरे पति शोभित ने कितना अपमानित किया, कितना डोमेस्टिक वायलेंस किया, कितनी बार अत्याचार किया, कितनी बार मेरे सपनों को कुचला। बस सब यही देखते हैं कि मैंने तलाक मांगा है। तो क्या हुआ दीदी? लोग तो भगवान से भी सवाल करते हैं। आप सही हैं, आपने जो किया वो आसान नहीं है। मैं भले ही अनपढ़ हूँ, पर इतना जानती हूँ, औरत अगर खुद को बचाने के लिए खड़ी हो तो वो पाप नहीं। क्योंकि हर साल दहेज के नाम पर जलने से अच्छा है, लड़की होने के नाम पर रेप करवाने से अच्छा है, या हर कदम कदम पर महिला होने के वजह से दुख जिल्लत झेलने से अच्छा है ऐसी शादी से डिवोर्स ले लेना, ऐसी शादी से तलाक ले लेना। झूठे समाज की इज्जत के लिए वहाँ पड़े मत रहो, वहाँ सड़ो मत। नेहा घर के आंगन में खड़ी थी, सुनीता उसके पास आई। नेहा की आंखें भर आईं। उसने सुनीता का हाथ कसकर पकड़ लिया। माननीय न्यायाधीश, ये औरत सिर्फ इसलिए तलाक लेना चाहती है कि ये कमाती है और इसे लगता है कि अब इसे किसी की जरूरत नहीं है। अगर ये इतनी ही पढ़ी लिखी और समझदार है तो इसे परिवार की इज्जत बनाए रखनी चाहिए थी। इसने घर तोड़ा है, सारा दोष इसी का है। कोर्ट रूम में सरसराहट हुई, लोग आपस में फुसफुसाने लगे। नेहा का दिल धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला। माननीय न्यायालय, सवाल ये नहीं कि मेरी मुवक्किल पढ़ी लिखी है या कमाती है। सवाल ये है कि क्या एक औरत को सम्मान और बराबरी का हक है या नहीं। शोभित ने उसे बार बार अपमानित किया, उसके सपनों को कुचला और उसे सिर्फ घर की नौकरानी समझा। क्या ऐसी शादी को निभाना ही औरत की जिम्मेदारी है? क्या इज्जत का मतलब औरत की चुप्पी है? जज ध्यान से सुन रहे थे। नेहा ने धीरे से सुनीता की तरफ देखा, जो पीछे खड़ी उसे आंखों से हिम्मत दे रही थी। ये सब झूठ है, मैंने इसे कभी नहीं रोका। ये खुद घमंडी है, बस पैसे कमा लेती है, इसलिए अब मुझे छोड़ना चाहती है। और समाज देख रहा है, सब कहते हैं कि गलती इसी की है। नेहा खड़ी हुई, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में आंसुओं की जगह आग थी। हाँ, समाज मुझे दोष दे रहा है, लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, औरतें मुझे चरित्रहीन कह रही हैं, लेकिन कोई ये क्यों नहीं पूछता कि मैं हर रात रोते रोते क्यों सोती थी? क्यों शोभित ने मेरे सपनों को मेरा गुनाह बना दिया? क्यों मुझे अपमानित किया गया? सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती थी। अगर समाज को यही लगता है कि तलाक मांगकर मैंने पाप किया है, तो हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने पाप किया है, लेकिन ये पाप अपने अस्तित्व को बचाने का पाप है और मैं इस पाप को गर्व से स्वीकार करती हूँ। पूरा कोर्ट रूम खामोश हो गया। उसकी आवाज में जो सच्चाई थी उसने हर किसी को हिला दिया। कुछ देर चुप्पी रही, फिर जज बोले, न्यायालय इस मामले की सच्चाई को देख चुका है। विवाह बंधन तब तक ही पवित्र है जब तक उसमें सम्मान और बराबरी है। जब शोभित अपनी पत्नी की गरिमा को बार बार ठेस पहुंचाता है तो वो बंधन सिर्फ कैद बन जाता है। इसलिए न्यायालय नेहा को तलाक की अनुमति देता है। सुनीता दौड़कर उसके गले लग गई। दीदी, आप जीत गई। आपने साबित कर दिया कि औरत अकेली भी लड़ सकती है। नहीं सुनीता, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, ये हर उस औरत की जीत है जिसे समाज चुप रहने को कहता है। आज मैंने सिर्फ तलाक नहीं लिया, आज मैंने अपनी जिंदगी वापस ली है। बाहर कोर्ट के गेट पर लोग अब भी खड़े थे, कुछ चुप, कुछ हैरान, कुछ सोच में पड़े। वही पड़ोसनें जो उसे बुरा कह रही थी, अब एक दूसरे की ओर देख रही थी, जैसे उनके दिल में भी सवाल उठने लगे हों, और उठे भी क्यों ना। NCRB का डेटा कहता है कि हर साल महिलाओं के साथ कितने अत्याचार होते हैं,